Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 12 in your SST book, The British Rule. चैप्टर कर रहे हैं हम द ब्रिटिश रूल, राइट। किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए थे और धीरे धीरे वो जो है इंडिया को डोमिनेट कर जाते हैं, इंडिया पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते हैं और रूल करने लगते हैं। ठीक है, ये सब देखा था हमने। और कौन कौन सी यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो इंडिया में आ रही थी, कौन कौन सी अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे थे। वास्को डी गामा ने क्या किया था, जो कि पुर्तगाल का नेटिव था, उसने क्या किया था, समुद्री रास्ता खोजा था भारत पहुंचने का। उसके बाद जो है काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज़ के जैसे लोग जो है भारत में आने लगे थे, फ्रेंच, पुर्तगीज, स्पेनिश, डेनिश, डच, ब्रिटिश। ठीक है, ये सारी कंट्रीज भारत में व्यापार करने के लिए आने लगी थी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश कंपनी थी, वो किस तरीके से भारत में आती है। क्योंकि उस समय क्या था, मुगल शासन जो था वो डिक्लाइन कर रहा था। ठीक है, तो उनको उसका फ़ायदा मिला कि अब जो रूलर है वो कमज़ोर है, तो हम इजीली इंडिया में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग इंडिया को जो है अपना गुलाम बना लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो ओपन योर बुक पेज नंबर 95, द ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इंग्लैंड एंटर्ड द ट्रेड बिजनेस इन इंडिया एज ईस्ट इंडिया कंपनी और EIC। ठीक है, शॉर्ट में EIC बोलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो इंग्लैंड था वो इंडिया में एंटर होता है ट्रेड बिजनेस यानी कि व्यापार करने के लिए इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो है वो आता है। देयर ओनली इंटेंशन वॉज टू ट्रेड विद इंडिया फॉर इट्स स्पाइसेस। उनका एक ही मकसद होता था कि भारत के जो मसाले हैं, स्पाइसेस मतलब जो मसाले हैं, उनके थ्रू इंडिया में मतलब उनका वो व्यापार करना चाहता था भारत के साथ, भारत से वो खरीदना चाहता था। ठीक है, दे फर्स्ट सेटअप देयर फोर्ट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ सूरत। सबसे पहले उन्होंने अपना एक फोर्ट यानी कि किला बनाया, कहाँ पे, सूरत के कोस्ट पे। ठीक है, जो सूरत की कोस्ट लाइन थी वहाँ पे उन्होंने अपना एक किला बनाया। इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम वाज सफरिंग फ्रॉम कन्फ्लिक्ट्स एंड करप्शन विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। भारत उस समय जो है किस चीज़ से सफ़र कर रहा था, जो उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो भी राजा महाराजा थे वो आपस में ही क्या कर रहे थे, कन्फ्लिक्ट्स यानी कि लड़ाई झगड़े थे, उनमें मनमुटाव था और करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, बेईमानी थी। ठीक है, उन सब चीज़ों से भारत उस समय जूझ रहा था। ठीक है, द EIC मतलब द ईस्ट इंडिया कंपनी। The East India Company took advantage of this situation by taking permission from the Mughal emperor in charge to set up more trading पोर्ट्स थ्रू आउट द कंट्री। अब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जो उस समय का मुगल एम्परर होता है, मुगल बादशाह होता है, उसकी परमिशन लेते हैं और भी बहुत सारे जो ट्रेडिंग पोर्ट्स होते हैं, इसको भी पोर्ट्स कर लो, उनकी स्थापना पूरे भारत में करते हैं। ठीक है, क्लियर। क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हाँ ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, करप्ट है और कन्फ्लिक्ट्स हैं इनके बीच में, तो वो अपना बिजनेस फैलाना शुरू कर देते हैं। द 3 फोर्टिफाइड बिल्डिंग्स फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश वर। फोर्टिफाइड बिल्डिंग मतलब 3 जो बिल्डिंग्स उन्होंने कब्जा करके जो बनाई अपने ब्रिटिशर्स ने, उनके नाम क्या है, फोर्ट विलियम एट कैलकटा। एक तो किला बनाया उन्होंने फोर्ट विलियम के नाम से कैलकटा में, फोर्ट सेंट जॉर्ज एट मद्रास, बॉम्बे कैसल एट बॉम्बे। ठीक है, ये 3 उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई ब्रिटिशर्स ने। इस तरीके के कॉइन्स देखो, दिख रहे हैं कॉइन्स आपको, इस तरीके के कॉइन्स जो है यूज़ किए जाते थे। कॉइन्स बीइंग यूज्ड इन ट्रेडिंग वाइल ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश राज के समय में इस तरीके का कॉइन जो है व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते। जैसे आज आप नोट इस्तेमाल करते हो ना करेंसी में, उस समय की करेंसी ये थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। ठीक है, The British then initially sent their English soldiers to India to secure their trade posts and factories against their opponents like the Spanish, French and the Portuguese। शुरू में वो क्या करते हैं, अपने इंग्लैंड से जो है सोल्जर्स लेके आते हैं ताकि वो इन किलों की सुरक्षा कर सकें। ठीक है, इंग्लैंड से वो अपने ही सिपाही लेके आते हैं, सोल्जर्स लेके आते हैं, जो इनके ट्रेडिंग पोस्ट होते हैं इनको सुरक्षित करने के लिए, जो कि इन्होंने ये जो 3 पोस्ट बनाई ना, इनको सुरक्षित करने के लिए वो अपने सिपाही लेके आते हैं अपने देश से। किनसे बचाना चाहते थे, क्योंकि और जो यूरोपियन कंट्रीज
टेरिटरीज के जो कंपनीज थी जैसे स्पेनिश, फ्रेंच और पुर्तगीज, इनसे बचाने के लिए ये जो है सोल्जर्स लेके आते हैं। द फ्रेंच फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश सोल्जर्स लूजिंग सेवरल ऑफ देयर पोस्ट टू इंग्लैंड। जो फ्रेंच होते हैं वो इंग्लिश सोल्जर्स के साथ लड़ते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी जो इनकी पोस्ट होती हैं फ्रेंच की, वो जो है इंग्लैंड के पास चली जाती है, यानी कि फ्रेंच हार जाता है और इंग्लैंड जीत जाता है युद्ध में। दिस एस्टैब्लिश इंग्लैंड एज अ मच पावरफुल फोर्स ओवर इंडिया। इससे क्या होता है, इंग्लैंड जो है एक बहुत ही पावरफुल फोर्स के रूप में भारत में जो है बन जाता है, काफ़ी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया, फ्रेंच को भी हरा दिया, फ्रांस को भी हरा दिया। फिर हम देखते हैं द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल क्या होता है, लड़ाई, ठीक है। प्लासी है एक जगह का नाम है, उसके वहाँ पे जो लड़ाई हुई थी उसको हम बोलते हैं द बैटल ऑफ प्लासी। द मुगल एम्पायर इवेंचुअली डिसइंटीग्रेटेड इनटू मैनी स्टेट्स। ठीक है, जो मुगल एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े थे, छोटे छोटे स्टेट्स बनी हुई थी। ठीक है, द ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्टेड दीज स्टेट्स। ठीक है, जो ये अलग अलग स्टेट्स थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उन सारी स्टेट्स को सपोर्ट करती थी एंड ग्रेजुअली अर्न देयर फेवर, और उनका जो है फेवर हासिल करने में सफल हो जाती थी, यानी कि उनकी मदद करती थी, उनको फेवर करती थी और फिर जो है मतलब उनका विश्वास पात्र बन जाती थी कि ये सारी जो अलग अलग स्टेट्स होती थी ये ब्रिटिशर्स पे बिलीव करने लगती थी। इन 1757 सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, 1757 में क्या करते हैं, अटैक द ब्रिटिश कंट्रोल्ड पोर्शन ऑफ कैलकाटा। कलकत्ता का वो पोर्शन जो कि ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था उसके ऊपर अटैक कर देता है। इन रिस्पॉन्स टू दिस अटैक द ब्रिटिश सेंट एन आर्मी फ्रॉम मद्रास अंडर रॉबर्ट क्लाइव टू रिकैप्चर कैलकाटा। इसके जवाब में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक आर्मी भेजते हैं मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के अंडर। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक आर्मी भेजते हैं मद्रास से ताकि कैलकाटा को दोबारा से जो है अपने कब्जे में, रिकैप्चर मतलब दोबारा से अपने कब्जे में किया जा सके। दिस लेड द ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश एंड एक्सपेंड इट्स पावर ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इस तरीके से भारत में अपनी जो पावर को एक्सपेंड करना है ये शुरू कर देते हैं कि एक जगह पे कब्जा किया फिर दूसरी जगह पे कब्जा किया, इस तरीके से कि एक्सपेंड करना, एक्सपेंड मतलब विस्तार करना, बढ़ाना अपने एरिया को, ये शुरू कर देते हैं। द रेवेन्यू दैट दे गॉट फ्रॉम ट्रेड वाज यूज्ड टू इंक्रीज देयर मिलिट्री पावर। व्यापार से जो भी रेवेन्यू क्या होता है, जो भी पैसा, इनकम जो भी ये जनरेट करते थे, जो भी इनको इनकम होती थी व्यापार से, उसको ये किस में खर्च कर देते थे, अपनी मिलिट्री पावर, अपनी सेना के पावर को बढ़ाने के लिए खर्च कर देते थे। द अदर यूरोपियन कॉलोनियल पावर सच एज द डच एंड फ्रेंच वर थ्रोन आउट ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया से जो दूसरी कॉलोनियल पावर, कॉलोनियल मतलब जो गुलाम बनाती थी दूसरे देशों को, जैसे कि डच और फ्रेंच, इनको ये निकाल के बाहर फेंक देते हैं। दिस वॉज अ साइन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन एशिया। ये जो है साइन था, एक संकेत था कि ब्रिटिश पावर जो है एशिया में बढ़ रही थी, क्योंकि एक एक करके ये दूसरी कंट्रीज को हराते जा रहे थे। ठीक है, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैविंग अ स्ट्रॉन्गर कंट्रोल ओवर इंडिया डिवाइज्ड पॉलिसी सच एज द सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। जैसे जैसे जो है अपना कंट्रोल बढ़ाती जाती है इंडिया पे, ये जो है अब इंडिया पे अपनी पॉलिसी लागू करना शुरू कर देती है, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लेके आती है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की पॉलिसी लेके आती है। क्या होती है ये, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ अलायंस द ब्रिटिश कुड डायरेक्टली कंट्रोल द टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट इफ द किंग डाइड विदाउट अ डायरेक्ट हायर। जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स थी, इसका मतलब क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो डायरेक्टली किसी भी टेरिटरी पे कंट्रोल कर सकते हैं अगर उसका राजा जो होगा वो बिना किसी डायरेक्ट हायर मतलब बिना किसी संतान के, बिना किसी वारिस के अगर वो मर जाता है तो, यानी कि अगर मान लो कोई राजा है, उसकी कोई संतान नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है स्पेशली, और वो मर जाता है, तो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स ने बोला हम आपकी जो टेरिटरी है उस पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, ऐसी टेरिटरी जिसके राजा की कोई संतान नहीं होगी, अगर वो मर जाता है तो उसकी टेरिटरी पे जो है ब्रिटिशर्स अपना कब्जा कर लेंगे, अपना कंट्रोल कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। ऐसी पॉलिसी इन्होंने बनाई। सब्सिडरी अलायंस वॉज डिवाइज्ड बाय द लॉर्ड वेल्सली। अब जो दूसरी हमने पढ़ी ना सब्सिडरी अलायंस,
ये किसने बनाई थी? लॉर्ड वेल्सली ने बनाई थी। अकॉर्डिंग टू इट इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मीज। इसके अकॉर्डिंग जो इंडियन रूलर्स थे, इंडिया के जो शासक थे, वो अपनी अपनी खुद की सेना नहीं रख सकते थे, ठीक है, क्योंकि इनको डर था ना कि अगर ये सेना रखेंगे तो हमारे खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने जो है एक पॉलिसी लेके आए कि जो इंडियन रूलर्स हैं वो अपनी सेना नहीं रख सकते, रादर दे वुड बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनीज आर्मी। बल्कि उनको वो कहते थे कि आपकी प्रोटेक्शन जो है हम करेंगे, यानी कि कौन करेंगे? ब्रिटिशर्स करेंगे, ठीक है। कंपनीज आर्मी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी होगी वही आपको प्रोटेक्ट करेगी। एंड द रूलर हैड टू पे रेवेन्यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट आर्मी। और जो रूलर होगा उस जगह का, उसको जो है रेवेन्यू यानी कि पैसे देने पड़ेंगे, जो भी सेना जो कंपनी की सेना होगी, इंग्लैंड की जो सेना होगी, उसको मेंटेन करने के लिए। कहने का मतलब क्या है? कि राजाओं को बोलते थे कि आप अपनी सेना नहीं रख सकते हो, ठीक है, बल्कि हम आपको अपनी सेना देंगे, बदले में आप हमें पैसे देना उस सेना को मेंटेन करने के लिए, यानी कि उस सेना का जो भी खर्चा होगा उसको आप उठाओगे, लेकिन वो सेना हमारी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ाते जा रहे थे। Their policy was disliked due to which a revolt took place leading to the downfall of the East India Company. इनकी जो ये पॉलिसी थी इसको लोग डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे, जिसकी वजह से एक क्या हुआ? एक रिवोल्ट हुआ, एक आंदोलन हुआ, बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने विरोध किया, ठीक है, जिससे क्या हुआ? डाउनफॉल, यानी कि गिर गई कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है गिर गई। द डाउनफॉल लेट द पावर ऑफ गवर्नेंस शिफ्ट डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन अंडर क्वीन विक्टोरिया। अब जब ये कंपनी गिर गई तो उससे जो गवर्नेंस की पावर थी, यानी कि जो शासन चलाने की जो पावर थी, वो डायरेक्टली किसके हाथों में चली गई? जो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश का जो रानी थी, रानी क्वीन विक्टोरिया, डायरेक्टली उनके हाथों में भारत की जो गवर्नेंस थी वो उनके हाथों में चली गई। यानी कि भारत के ऊपर अब कौन शासन करेगा? क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड से डायरेक्ट कंट्रोल भारत को करेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट था, इसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ, उसको डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि दो पॉलिसीज़ हमने पढ़ी है, एक तो थी द पॉलिसी ऑफ लैप्स, ठीक है, और दूसरा क्या था? द डॉक्ट्राइन ऑफ अलायंस। एक तो थी डॉक्ट्राइन ऑफ अलायंस और दूसरा था सब्सिडरी अलायंस। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या कहती है? कि जो भी राजा बिना किसी संतान के मर जाएगा उसकी टेरिटरी को ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में कर लेंगे, ठीक है। और जो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी थी उसका मतलब क्या था? कि कोई भी राजा, इंडियन रूलर जो है अपनी सेना नहीं रख सकता, ब्रिटिश कंपनी जो है उसको अपनी सेना देगी, ठीक है, आपकी रक्षा जो है ब्रिटिश सेना करेगी, ऐसा बोलते थे। और बदले में आप हमें रेवेन्यू दोगे, खर्चा दोगे, हमारी जो सेना हो आपकी रक्षा करेगी, उसके जो भी खर्चे होंगे उसको आप उठाओगे, यानी कि आप उसकी पेमेंट करोगे। इससे क्या फ़ायदा होता था? कि इनकी सेना जो है राजा के महल को चारों तरफ से घेर के रहती थी, उसके राज्य को चारों तरफ से घेर के रहती थी और तो उनको लगता था कि ये विरोध नहीं कर पाएंगे और हमारे अंडर ही जो है ये रहेंगे, ठीक है। तो ये दो पॉलिसीज़ जो है ब्रिटिशर्स लेके आए। सबसे पहले किसने अटैक किया था ब्रिटिश पे? जो ये हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें सिराजुद्दौला ने, जो कि नवाब था बंगाल का, उसने अटैक किया था कलकत्ता पे, और उसके रिस्पॉन्स में रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया था उसकी अपनी सेना के साथ, जो कि मद्रास से गया था ये जो कलकत्ता था उसको रिकैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे। अच्छा, जो ये पॉलिसीज़ थी इनके विरोध में फिर क्या होता है? जो भी पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने बनाई इनके विरोध में फिर एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है, लोग जो है डिसलाइक करते हैं इनकी पॉलिसीज़ को, तो लोग जो है विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन होता है, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है गिर जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब गिर जाती है तो फिर इंडिया का कंट्रोल डायरेक्टली किसके हाथों में चला जाता है? द ब्रिटिश क्राउन अंडर क्वीन विक्टोरिया। This downfall led the power of governance shift directly to the British crown under Queen Victoria. क्वीन जो रानी विक्टोरिया थी, डायरेक्टली उनके हाथों में भारत का जो गवर्नेंस होती है वो चली जाती है, ठीक है। इसके आगे हमारा जो है रिवोल्ट रह गया, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, जिसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी गिर जाती है उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। रिवोल्ट क्या होता है? रिवोल्ट होता है एक विद्रोह, एक आंदोलन, ठीक है। आंदोलन मतलब जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होके जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं, ठीक है।
ये बोलते हैं कि हमें जो है ये हमारे ऊपर जो ये डोमिनेशन किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, हम इसको पसंद नहीं करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं, इस तरीके के प्रोटेस्ट करते हैं। तो ऐसा ही आंदोलन ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारतीयों ने किया था, जहाँ पे भारतीय किसान, भारतीय जो से सैनिक थे, जो आम लोग थे, जमींदार थे, सब लोग मिलके जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने रिवोल्ट किया था, एक आंदोलन किया था, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के नाम से, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है।